नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेक इट इजी स्किल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हमने साइंस के बारे में बात कर रहे थे, तो साइंस का एक हमने बायोलॉजी जो टर्म था, बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था। जो पिछले हमारी जो क्लास हुई थी बायोलॉजी के बारे में बताया गया था किसके इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, देखिए आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक नए टॉपिक के साथ आज हम शुरुआत करेंगे। देखिए, असल में सेल है क्या, सेल चीज़, सेल असल में सेल हम किसे कहेंगे। देखिए, जो सेल है, सेल क्या है? सेल जीवन की मूलभूत इकाई है। सेल क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। सेल मतलब कोशिका। कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई, अर्थात फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। अब क्या हुआ, जो इसकी जो शुरुआत में खोज की गई, शुरुआत में किसने सबसे पहले सेल को खोजा था? वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कॉर्क का एक छोटा सा टुकड़ा था, उससे एक साइड से निकाली और अपने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने देखा कि उनको मधुमक्खी की कोटर टाइप की, जिस प्रकार से मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, इस प्रकार से कुछ कोटर नुमान संरचनाएं दिखाई दी। उन्होंने इसको क्या कहा? सेल कहा। तो हम लिखेंगे यहां पे, सेल की जो खोज की गई, सेल की जो खोज की गई, सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की खोज की गई, कोशिका की खोज की गई। अब जब इन्होंने सेल को सर्वप्रथम खोजा तो ये जो सेल मिली इनको, ये क्या थी? ये एक डेड सेल थी, एक मृत सेल थी। इनको किसमें मिली था? कॉर्क में। कॉर्क का एक टुकड़ा लिया था, उसमें जब इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको कोटरनुमा संरचनाएं जो दिखाई दी वो क्या थी? एक डेड सेल थी। और इनके द्वारा 1665 में इनके द्वारा एक बुक लिखी गई। इस बुक का नाम क्या था? उस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। इस बुक में इन्होंने सबसे पहले, अपनी इस बुक में इन्होंने सबसे पहले क्या किया? सेल के बारे में बताया, जो कि क्या थी? एक मृत सेल थी, डेड सेल थी। एक डेड सेल, ये क्या थी? डेड सेल थी, मृत सेल थी। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं, तो अगर मृत कोशिका, ये इन्होंने जो ढूंढा वो मृत कोशिका थी, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? फिर देखिए, जो जीवित कोशिका थी, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? जो जीवित कोशिका थी, जीवित कोशिका की खोज जीवित कोशिका। अब ये जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की जो खोज की गई वो किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने क्या की? सेल जो कोशिका थी, ये जीवित कोशिका की खोज की। और इनको जो जीवित कोशिका थी वो किसमें मिली थी? इन्होंने बैक्टीरिया पे जब इन्होंने बैक्टीरिया की जो लेयर थी उसको देखा, तो बैक्टीरिया को देखा कि उसमें, उसके अंदर क्या है? एक कोशिका है। उस कोशिका, वो कोशिका क्या थी? जीवित कोशिका थी। और उस जीवित कोशिका को ल्यूवेनहॉक ने ढूंढा था। और जो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम जो ढूंढा था 1665 में, अपनी माइक्रोग्राफी एक बुक थी, उसमें किस कोशिका की खोज की थी? तो ये क्या थी? डेड सेल थी। अब देखिए, सेल असल में है क्या? सेल करेगी क्या काम? सेल क्या होती है? जिस प्रकार से एक मकान बनता है, उसके लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट होती है। जैसे उसी प्रकार से अगर बॉडी को, जो बॉडी होती है उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट, जो उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है, वो क्या होती है? कोशिका होती है। देखिए, कोशिका से क्या क्या होता है? शुरुआत में क्या होगा? सबसे पहले हम सेल मिलेगी। अब जब बहुत सारी सेल क्या होंगी? एक जगह पे इकट्ठी होंगी। जब बहुत सारी सेल मिलकर क्या करते हैं? टिश्यू। टिश्यू मतलब ऊतक का निर्माण करेंगे। इस टिश्यू से क्या बनेगा? जब बहुत सारे टिश्यू, अब टिश्यू भी क्या होंगे? टिश्यू तो एक नहीं हुआ, फिर बहुत सारे टिश्यूज होंगे जो ऊतक होंगे। उसके द्वारा क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन मतलब अंग। उसके पश्चात जब देखो, शुरुआत में क्या बनी? कोशिका। शुरुआत में क्या बनी? ये कोशिका थी। अब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनी? ऊतक का निर्माण करती है, टिश्यू का निर्माण करती है। उसके बाद जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो उसके बाद क्या होता है? अंग का निर्माण होता है। और अंग से क्या बनता है? जब बहुत सारे अंग मिलेंगे तो अंग से क्या बनेगा?
यहां पे क्या हो जाएगा, सिस्टम मतलब अंगतंत्र, उसके पश्चात किसका होगा, सिस्टम। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे, फिर क्या होगा, ऑर्गन का निर्माण होगा। इस ऑर्गन के बाद जब बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो एक तंत्र को बनाएंगे, और उस तंत्र के पश्चात क्या होगा, एक बॉडी बनेगी। क्या बनेगी, एक बॉडी। तो बॉडी को बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है, बॉडी को बनने के लिए सबसे जरूरी सेल है। इसी प्रकार देखिए, जब अंग बनता है तो अंग के बाद क्या बनेगा, अंगतंत्र बनेगा। जब क्या बनेगा उसके बाद अंगतंत्र, इसमें बहुत सारे ऑर्गन आएंगे। उसके पश्चात जब अंगतंत्र बन जाएगा तो उसके पश्चात क्या बनेगी, बॉडी। ठीक है। अब देखिए, जो कोशिका होती है, कोशिका भी कितने टाइप की, अब कोशिका के प्रकार की बात करें तो बेसिकली हम जो पढ़ते हैं कोशिका के बारे में, जो पढ़ते हैं, क्या सभी जीव एक टाइप की कोशिका से बने हुए जी, नहीं। बहुत बार क्या होता है, बहुत देखो, इस वायुमंडल, इस ब्रह्मांड में, संसार में बहुत सारे जीव हैं, तो उनकी जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। अगर मैं कोशिका की प्रकार की बात करूं तो अगर मैं सेल को वर्गीकृत करूं, सेल को क्या करूं, वर्गीकृत करूं, तो इसमें क्या होता है, एक तो आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या आता है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक से आप क्या समझ रहे हैं, ये लग रहा है ना, इसके नाम में ही जो प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है, प्रो जो आता है वो प्रिमिटिव मतलब उसमें इतने सारे वेल डिफाइन नहीं होंगे। ये क्या होगी, प्राथमिक रूप से ये शुरुआत की कोशिका होगी। उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद जो दूसरी कोशिका होती है वो क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए, इसमें और इसमें क्या अंतर होगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये क्या होती है, ये अपने आप में क्या होती है, इसमें जो न्यूक्लियस रहता है, कोशिका का जो मेन भाग, जो केंद्रक होता है, इसमें उसकी क्या होती है, वो एब्सेंस रहता है। कोशिका का जो केंद्रक रहता है, वो केंद्रक कब साफ दिखाई देगा, जब आपको उस केंद्रक के बाहर एक केंद्रक झिल्ली दिखाई देगी। उसके बाद उसमें क्या होंगे, अब इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में, मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है, विकसित कोशिकांग का अभाव। जो वेल डेवलप सेल ऑर्गन होंगे उनका क्या होगा, अभाव होगा, का अभाव। इसमें क्या होता है, जो विकसित कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंदर जो बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, वो यहां पे वेल डिफाइन नहीं होते हैं। वो यहां पे क्या नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो वेल डिफाइन नहीं होते हैं। जबकि इसी की अगर मैं बात करूं तो इस यूकैरियोटिक, ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें क्या होता है, इसमें विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। विकसित कोशिकांग से अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया, विकसित कोशिकांग इसमें पाए जाएंगे, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया अभी कि क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में वेल डिफाइंड केंद्रक नहीं होता है, अर्थात जो केंद्रक के अंदर आपके डीएनए, आरएनए या क्रोमेटिन वगैरह जो पाए जाते हैं वो किसमें पड़े रहते हैं, इस कोशिका के कोशिका द्रव्य में पड़े हुए रहते हैं। जबकि इसके साथ क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका के साथ क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कोशिकांग रहता है। उस कोशिकांग में एक वेल डिफाइंड केंद्रक रहेगा, बहुत सारे और कोशिकांग रहेंगे। तो जो डीएनए, आरएनए और क्रोमेटिन जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो किसके अंतर्गत मिलेंगे आपको, केंद्रक के अंतर्गत पाए जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखिए, जो इसके अगर प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, बैक्टीरियाज, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। दूसरा आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, जो नील हरित शैवाल होते हैं, इनमें भी क्या पाई जाती है, इनमें भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जबकि अगर मैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, इसके कोशिकांग की बात, इस यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो जितने भी, उसको छोड़ के बाकी जितने भी विकसित जीव जंतु जो होते हैं उनमें सब में क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब क्या होता है इसमें, वो सभी विकसित जंतु, सभी
विकसित जंतु और कोशिकाएं, जंतु और पादप, जंतु और पादप मतलब प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स जितने भी पाए जाते हैं, बाकी विकसित जितने भी पाए जाते हैं उनमें क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब देखिए, अब इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, देखिए सेल, अगर मैं बात करूं सेल की, तो आपसे पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा जाएगा, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी जिसको कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे, कोशिका सिद्धांत जो था, जो सेल थ्योरी है, ये किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लीडेन और श्वान। स्लीडेन और श्वान ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि देखो कोई भी अगर इस ब्रह्मांड में जितनी भी बॉडीज है, जो भी बॉडी है उसका निर्माण किससे होगा, सेल से होगा, उसका निर्माण किससे होगा, सेल से होगा। हालांकि ये बाद में जब वायरस आई, वायरस जो मिला वो क्या करता है, जो वायरस होता है, जब हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, असल में वायरस क्या होता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की क्या होता है, एक ऐसा लिंकेज होता है जो क्या होता है, जब सजीव की कोशिका के पास आता है तो फिर क्या करता है, वो सजीव की कोशिकानुमा सारी अपनी जो एक्टिविटी होता है उसकी तरह करने लगता है, जबकि वो जब सजीव कोशिका से अलग होते हैं तब वो किसकी तरह लगता है, नॉन लिविंग थिंग की तरह, निर्जीव वस्तु की तरह बिल्कुल पड़ा हुआ रहता है, उसमें कोई रेप्लिकेशन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, कुछ भी चीजें उसमें नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर मैं कोशिका के बारे में, हम अगर कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, जो कोशिका की स्टडी, मतलब जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ सेल। तो किसके अंतर्गत, मतलब सेल का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वो होता है साइटोलॉजी। वो क्या होता है, साइटोलॉजी, कोशिका शास्त्र। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, साइटोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, सेल का अध्ययन किया जाता है। अब हमने कहा, हम जब बात करते हैं, देखिए मोस्टली जितने भी फाइलम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एनिमेलिया और प्लांट्स की बात करूं, तो ये दो कोशिकाएं फिर अलग हो जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में भी क्या हो जाता है, दो कोशिकाएं अलग हो जाती है। एक तो होती है, अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं, यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए, ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इसके साथ क्या होता है, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो आपको जंतु कोशिका, मतलब जो कोशिका जानवरों में पाई जाती है वो अलग होती है, एनिमल्स में पाई जाती है वो क्या होगी, एनिमल सेल होगी, और जो पादपों में पाई जाती है, जो प्लांट्स में पाई जाती है उसको क्या कहेंगे, प्लांट सेल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, उसको प्लांट सेल। यहां पे देखिए, एनिमल सेल और प्लांट सेल। क्या हो जाता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब ये क्या होता है, देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हम इस तरह से डिवाइड कर देंगे। देखिए, अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी बहुत सारी क्या रहती है, विभिन्नताएं रहती है। किसे हम एनिमल सेल कहेंगे, किसे हम प्लांट सेल कहेंगे, मोस्टली हम शब्दों से तो पता कर रहे हैं, हम एनिमल सेल मतलब जंतु के अंदर की कोशिका और प्लांट सेल मतलब पादप के अंदर की कोशिका, लेकिन इन दोनों सेल में भी क्या है, बहुत सारी चीजें अलग अलग रहती हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए मैं सेल का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आपको एक डायग्राम बनाता हूं सेल का। ये देखिए, सेल में क्या होता है, एक आउटर मोस्ट लेयर, ये प्लांट सेल में बना रहा हूं। एक सेल का एक क्या है, ये एक सेल है। अब देखिए, सेल का क्या होता है, ये एक प्लांट सेल है, तो इसमें क्या होगा, ये आउटर मोस्ट लेयर, इसमें क्या है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको क्या कहेंगे हम, सेल वॉल। इसको क्या कहेंगे, सेल वॉल।
सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, क्या होगा? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ये होता क्या है? देखो, ये जो सेल वॉल बनी हुई होती है ये प्लांट कोशिका की आउटर मोस्ट लेयर, मतलब इस कोशिका की सबसे बाहरी जो परत होती है वो क्या होती है? सेल वॉल कहेंगे। ये किस में पाई जाती है? केवल प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका में पाई जाएगी। और ये किस चीज से बनी हुई होती है? ये होती है सेल्यूलोज से बनी हुई। किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की क्या होती है? बनी हुई होती है। दूसरा, ये देखिए दूसरी जो लेयर है, ये जो दूसरी लेयर है इसको क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। देखिए, अब ये जो सेल है इसके अंदर क्या पाया जाता है? बहुत सारे कोशिकांग पाए जाएंगे। इसके अंदर एक प्रकार का तरल द्रव्य भरा हुआ रहता है जिसको क्या कहेंगे हम? साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहेंगे? ये जो द्रव भरा हुआ है, अब ये द्रव क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर क्या रहते हैं? एक द्रव नुमा संरचना रहती है जिसमें सारे कोशिका के जितने भी कोशिकांग रहते हैं उसके अंदर रहते हैं, उसमें तैरते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। अब देखिए इसके बीच में क्या होती है? एक दोहरी संरचना रहती है। इसके अंदर इसको क्या कहते हैं? ये जो संरचना है ये क्या है? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक होता है। कोशिका का सबसे बीच का, ये देखो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कि जो बीच का कोशिकांग है ये क्या है? ये केंद्रक है। उसके बाद बात करते हैं हम, देखिए इसमें इस तरह की कुछ संरचनाएं रहती हैं। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? इसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए आपको कुछ इस टाइप की संरचनाएं दिखेंगी। ये होता है प्लास्टिड। ये क्या होता है? प्लास्टिड या लवक जिसको कहेंगे। इसके बाद क्या होता है? इसमें बहुत सारे सब्सटेंस पड़े हुए रहते हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसे डॉट नुमा, ये क्या रहेंगे? राइबोसोम। ये क्या होते हैं? राइबोसोम। ये कोशिका का ही एक अंग है। ठीक है, उसके बाद ये एक संरचना दिखती है इसमें, इसको कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या कहेंगे हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ईआर से इसको नोटिफाई करते हैं। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या रहते हैं? बहुत सारी संरचनाएं। इसको क्या कहते हैं? ये देखिए, ये होगा लाइसोसोम। ये क्या होगा? लाइसोसोम।
और इसमें बहुत सारे आपको मैंने केंद्रक बताया, साइटोप्लाज्म बताया, प्लास्टिड बताया, राइबोसोम बताया, माइटोकॉन्ड्रिया बताया, इतनी सारी चीजें इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें रहती है। कुछ में क्या होता है यहां इसके अंदर, यहां पे सेंट्रोसोम, और किसमें क्या होता है डिक्टियोसोम, लाइसोसोम, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। इसके बाद देखिए मैंने आपको सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो कहा था किसकी, प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल की मैंने सबसे आउटर मोस्ट लेयर कहा था कि मैंने आपको क्या कहा था, पादप भित्ति, जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जो होती है, ये क्या होती है सेल वॉल। अब सेल वॉल का काम होता क्या है, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति होती है ये क्या करती है, एक तो ये कोशिका को क्या करेगी, उसका सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। क्यों, ये क्या करती है, देखिए ये सबसे बाहर की जो लेयर है इसको ये क्या करती है, इस कोशिका को एक तो तापमान से बचाएगी, अगर तापमान की कमी होगी तो उसका क्या करेगी, तापमान को मेंटेन करने का काम करेगी, या बढ़ेगा तो उसमें भी मेंटेन करने का काम करेगी, उसको बाह्य आघातों से बचाती है। क्या करेगी, कोशिका को सुरक्षा देने का कार्य, कोशिका को सुरक्षा देने का कार्य किसके द्वारा होता है, ये होता है सेल वॉल के द्वारा। दूसरा मैंने आपको बताया कोशिका की जो कोशिका झिल्ली जो ये भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है, देखिए पादपों में क्या होता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की पादपों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, ये पॉलीसेकेराइड है, तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। किसकी बनी होती है, सेल वॉल, जो आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है क्या पादप सेल वॉल एनिमल सेल में मिलेगी, जी नहीं, उसमें क्या होता है, उसमें ये जो कोशिका भित्ति होती है, जो एनिमल सेल होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, देखिए जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, और सेलुलोज केवल किसमें पाया जाता है, प्लांट्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो दूसरा, इसके बाद क्या होगा, ये तो पहला कोशिका का सबसे आउटरमोस्ट लेयर होगी। उसके बाद जो दूसरी की बात करूं तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली जिसको कहेंगे हम, कोशिका झिल्ली। अब ये कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, इसको क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। देखिए ये जो जैसे हमने सेल वॉल का कार्य पढ़ा, ये क्या करेगी, सुरक्षा करने का कार्य करती है। इसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ये क्या होती है, कोशिका के अंदर आने देते हैं, लेकिन जो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या कार्य करेगी, इसके कार्य क्या होते हैं, ये कार्य क्या करेगी, ये कोशिका के लिए जो भी चीजें आवश्यक होंगी वही सब्सटेंस केवल अंदर जाने देगी, अन्यथा उन सब्सटेंस को ये बाहरी रोक देती है। ये क्या करेगी, ये देखिए ये जो सेकेंड लेयर है ये किसकी है, ये है सेल मेम्ब्रेन। अब ये क्या करेगी, जब यहां से कोई सब्सटेंस कोशिका के अंदर जाएगा, लेकिन केवल वही सब्सटेंस कोशिका के अंदर जाएगा जो कोशिका के लिए आवश्यक होगा, ठीक है। इसके बाद और ये इसको क्या कहेंगे, ये है जंतु कोशिका की, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत, ये क्या होती है, एनिमल सेल की अगर बात करते हैं तो उसमें आउटर मोस्ट लेयर रहती है, लेकिन अगर मैं उसकी वनस्पति कोशिका की बात करूं या प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में क्या रहती है, सेकेंडरी लेयर, प्लांट सेल की सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर क्या रहेगी, कोशिका झिल्ली रहेगी। ये दूसरी क्या होती है, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य मैंने अभी आपको बताया, ये केवल उन चीजों को ही, अर्धपारगम्य हो गए क्या, केवल उन सब्सटेंस को ही अंदर जाने देगी जो कोशिका के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। आपसे पूछा जाता है क्या जो कोशिका झिल्ली होती है किस तरह से होती है, वो तो सेमी परमिएबल, ठीक है। ये क्या होगी, कोशिका झिल्ली जो होगी वो केवल उसी चीज को, उसी सब्सटेंस को या उसी चीज को अंदर जाने देगी जो उस कोशिका के लिए आवश्यक है, उस कोशिका के लिए जरूरी है, अन्यथा वो उसको क्या कर देती है, बाहरी धकेल देती है। दूसरी बात, जो बृहद अणु होते हैं, मतलब मैक्रो
एलिमेंट्स जो होते हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आ पाते हैं। वो क्या होते हैं, वो इसको अंदर आने नहीं देते, क्योंकि वो भी कोशिका के लिए क्या क्या नहीं होते हैं, कोशिका के योग्य नहीं होते। उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मैंने क्या बताया आपको, एक कोशिकांग बताया मैंने, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इससे रिलेटेड आपसे हर बार आपके एग्जाम में हर बार कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए इसकी खोज किसने की थी, सर्वप्रथम इसको किसने ढूंढा था, इसको, इसकी जो खोज की गई वो किसने ढूंढा था, कॉलिकर। कॉलिकर एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। उसके बाद जब इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई तो उसके बाद क्या हुआ, इसको जो एक अन्य नाम दिया गया, बायोप्लास्ट नाम दिया गया, बायोप्लास्ट। तो जो बायोप्लास्ट नाम दिया गया वो किसके नाम दिया, किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था अल्टमान। अल्टमान। और जो अल्टमान था, देखिए आपसे बहुत बारी ऐसे भी सवाल आता है, जब ऑप्शन में कॉलिकर नहीं रहेगा तो वहां अल्टमान दिया हुआ होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर वहां पे अल्टमान ही करना है। उसके बाद इस माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा था, इस रिलेटेड मैंने आपको 3 सवाल बताए। देखो खोज किसने की, सर्वप्रथम कॉलिकर ने इसको ढूंढना था, लेकिन कॉलिकर के ढूंढने के बाद इसको बायोप्लास्ट किसने कहा, बायोप्लास्ट किसने कहा, अल्टमान ने कहा। फिर मैंने आपसे बताया कि जब आपसे पूछा जाता है ऑप्शन में अगर कॉलिकर नहीं है तो वहां अल्टमान दिया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद इस माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने कहा, किसने दिया, तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, ये दिया था बेंडा ने, बेंडा के द्वारा ये दिया गया था। अब देखिए ये कार्य क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो पावर हाउस क्यों कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, आप बताइए। देखिए इसका जो कार्य होगा, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ये कार्य करता क्या है, ये कार्य क्या करेगा, जब भी कोशिका के अंतर्गत क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है, तो वो ऑक्सीजन कहां जाती है, सीधे की सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे क्या करती है, श्वसन करता है। उससे क्या होते हैं, जितने भी सब्सटेंस आए हुए थे वो डाइजेस्ट, वो वहां पे रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन करने के बाद वहां पे क्या हो जाता है, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वहां पे क्या बनती है, एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है। देखिए कार्य क्या करेगा, एक तो ये कार्य करेगा श्वसन, मतलब रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ऊर्जा मुक्त करेगा। ऊर्जा क्या करेगा, मुक्त करेगा, एनर्जी मुक्त प्रोवाइड करेगा। और वो एनर्जी किसके रूप में आती है, अब उस ये जो ऊर्जा मुक्त करता है वो एनर्जी किसके रूप में मिलती है हमें, वो कोशिका को जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी के रूप में, एटीपी, इसका पूरा नाम लिखिएगा एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। हमें किस रूप में एनर्जी मिलती है वहां पे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसलिए जब यह ऊर्जा निकालता है, जब ये क्या करता है, जब यहां पे ऊर्जा का उत्पादन होता है तो क्या होता है, इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जागृह, कोशिका का क्या कहा जाएगा, कोशिका का ऊर्जागृह। कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। अब देखिए दूसरे कोशिकांग की अगर मैं बात करूं,
आपसे कहा मैंने प्लास्टिड, ये प्लास्टिड होता क्या है? प्लास्टिड को क्या कहते हैं? लवक। अब ये लवक क्या काम करेगा? देखिए सबसे पहले इसकी खोज की बात करें तो सबसे पहले हैकेल करके एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले किसको ढूंढा था? प्लास्टिड। प्लास्टिड की खोज किसने की थी? हैकेल। प्लास्टिड को सबसे पहले खोजा किसने था? हैकेल के द्वारा की गई थी। लेकिन लेकिन क्या हुआ, बाद में एक सिम्पर नाम के एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, इस प्लास्टिड को दो तीन भागों में क्या किया? बांटा। अब वो दो तीन भाग कौन कौन से? एक तो था देखिए पहला भाग क्या था? ये था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये क्या था? क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। हरित लवक। ये जो हरित लवक था इसको ढूंढा किसने? इसको ढूंढा था सिम्पर। सिम्पर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किसको ढूंढा था? इन्होंने इस प्लास्टिड के अंदर क्या कहा था? ये तीन टाइप के होंगे। तीन टाइप के कौन से होंगे? तो उन्होंने हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट था उसको ढूंढा था। अब ये कार्य क्या करेगा? ये जो कार्य करता है ये क्या करता है? इसमें एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। वो क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट होता है वो क्या करता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति में क्या करता है? यहाँ पे जितनी भी CO2 वगैरह आती है उसका क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है, और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या करते हैं? प्लांट्स के लिए क्या होता है? ये खाना बनाने का काम करता है। इसलिए इस क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? इस क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल कहा जाएगा। मतलब कोशिका की जो रसोई होती है जहां पे खाना बनाने का काम किया जा रहा है वो कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, इसमें क्या होता है? इस क्लोरोफिल में, इस क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। उस क्लोरोफिल में क्या पाया जाएगा? एक मैग्नीशियम। देखो यहां पे लिखिए क्लोरोफिल जो पिगमेंट इसमें पाया जाता है, किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल जो पिगमेंट पाया जाता है उसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम आयन पाया जाएगा। उसमें क्या पाया जाएगा? मैग्नीशियम आयन। एक मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफिल के साथ पत्तियां जो होती है, पहले तो आपको पूछा जाएगा कि पत्तियां हरी क्यों होती है? वो इसी क्लोरोफिल के कारण, इसी क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण क्या होती है? उनका रंग हरा होता है। दूसरी बात, जब ये क्लोरोफिल जब उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसके एक सिरे पे किस चीज का निर्माण होता है? किस कौन सी चीज, कौन सा आयन वहां पे जुड़ा हुआ रहता है? तो मैग्नीशियम आयन उस पर जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद देखिए मैंने क्लोरोप्लास्ट बताया आपको, हरित लवक एक सिम्पर के द्वारा बताया गया था। किचन ऑफ सेल, सेल के रसोई इसको कहा जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट और Mg आयन इसमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो दूसरा था, ये था क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। अब ये क्रोमोप्लास्ट था क्या? क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं और क्रोमोप्लास्ट को क्या कहेंगे? वर्णी लवक। वर्णी लवक। ये क्या कार्य करेगा? देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे पुष्प होते हैं, उनमें क्या होता है? वो रंग बिरंगे रंग के रहते हैं। उनके जो कलर क्या रहते हैं? विभिन्न टाइप के रंग रहते हैं। तो उनमें ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है, इनको इनमें क्या होता है? बहुत सारे पिगमेंट ऐसे होते हैं जो उनको, उनका जो कलर रहता है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या होगा? अवर्णी लवक। ये क्या होता है? ये बेसिकली कहां पाए जाते हैं? भूमि के अंदर। मतलब इनमें सीधे सीधे क्या नहीं पड़ता है? सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। ये भूमि के अंतर्गत इनमें क्या संचित होता है? इनमें जैसे आपने इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आलू है तो आलू के अंदर क्या होगा? मंड होगा, स्टार्च होगा, वो सारी चीजें उसके लिए ये सारी चीजें ये ल्यूकोप्लास्ट उत्तरदायी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं
राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम करेगा क्या? देखिए कोशिका के अंतर्गत राइबोसोम बहुत जगह पाया जाता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत भी राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर प्रद्रवी जो जालिका होती है, उसमें भी क्या रहते हैं, उसके भी जब टाइप आते हैं तो उसमें भी ये क्या होता है, राइबोसोम होता है। ये काम क्या करता है, इसका जो कार्य होता है, देखिए इसकी जो खोज सबसे पहले किसने की थी? अगर मैं खोज की बात करूं तो इसको सबसे पहले खोजा किसने था? इसको ढूंढने का जो कार्य किया था वो किसने किया था? पेलार्डे। पेलार्डे एक साइंटिस्ट हुए हैं, पेलार्डी। इन्होंने क्या किया था? इसको राइबोसोम को ढूंढा था। इस वैज्ञानिक के नाम पे ही इसको कभी कभी क्या पूछा जाता है आपसे? पेलार्डे कण। पेलार्डे कण के नाम से किसे कहा जाता है? पेलार्डे कण के नाम से किसे जाना जाता है? राइबोसोम को पेलार्डे कण के नाम से भी जाना जाता है। अब ये राइबोसोम इस कोशिका में करेगा क्या? कोशिका में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के अमाइनो एसिड्स वगैरह आते हैं, उनका ये जो राइबोसोम है उनका क्या करता है? उनका फॉर्मेशन करने का काम करता है। तो उस कार्य के तहत इस राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, किसका? इसका जो कार्य की अगर मैं बात करूं, देखिए इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन होगा, फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होंगे? तो इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करता है। कौन करेगा? राइबोसोम करता है। ठीक है, आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा कोशिका में प्रोटीन, प्रोटीन का फॉर्मेशन कहां पे होता है? तो कहां पे होता है? राइबोसोम के अंदर होता है। इसके बाद मैं बात करता हूं लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है, ये क्या होता है? ये भी कोशिका के एक कोशिकांग है और इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल जो कोशिका में रहता है उनको डैमेज करने का काम, उनको उनको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। कि किसमें? लाइसोसोम के द्वारा वो कार्य किए जाएंगे। उसमें क्या होता है, जब लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका सिक्रेशन होता है तो वो उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। लेकिन पहले इसकी अगर मैं खोज के बारे में बात करूं तो देखिए इसको किसने ढूंढा था? लाइसोसोम को, लाइसोसोम की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? डी डवे। डी दुबे आएगा या फिर डवे। ठीक है, आप वहां शिवम दुबे मत करके आ जाना, एक बारी पढ़ना। लाइसोसोम को ढूंढना किसने था? डी डवे ने ढूंढा था। इसका कार्य क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन। लाइसोसोम के कार्य क्या होंगे? जितने भी इसमें वेस्ट मटेरियल हो गया या एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो भी होता है उनको डाइजेस्ट करने का कार्य ये जो लाइसोसोम करता है। ये क्यों करता है? इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। उन एंजाइम से क्या होता है, जब इससे एंजाइम सिक्रेशन होता है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो आते हैं वो क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होगा? एंजाइम का सिक्रेशन, एंजाइम्स और हार्मोन, एंजाइम का सत्रावण, सिक्रेशन, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स। अब उनसे क्या होता है? देखिए कभी कभी क्या होता है, इसके अंतर्गत इतने सारे एंजाइम्स रहते हैं, कभी कभी क्या होते हैं स्वतः ही फटकर, कभी कभी लाइसोसोम क्या होता है खुद ही फट जाता है और उससे क्या होता है जितने सारे एंजाइम जब बाहर निकलते हैं तो वो अपनी ही कोशिका को, अपनी ही कोशिका के कुछ कोशिकांगों को उनको डैमेज करने का काम करते हैं, उनको मतलब डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम करते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? सुसाइड बैग ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग ऑफ
सेल किसको कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूं, देखिए एक और ऑर्गन की बात करें तो ये क्या है? गोल्जी काई। या गोल्जी बॉडी इसको कहेंगे हम। क्या कहेंगे? गोल्जी बॉडी। देखिए इसको सबसे पहले जो खोजा था वो किसने ढूंढा था? इसकी जो खोज की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी के द्वारा इसको ढूंढ लिया गया था और इनके नाम पे इसको क्या कहा गया? गोल्जीकॉय कहा गया। अब होता क्या है गोल्जीकॉय? ये जो गोल्जीकॉय होता है ये क्या करता है? कोशिकाओं में जितने सारे अमाइनो एसिड्स आएंगे, जो एंजाइम में आएंगे, उनको एक पर्टिकुलर जगह भेजने का कार्य करेगा, उनको दिशा निर्देश देने का कार्य करेगा। देखिए प्लांट्स में से, पादपों में से, प्लांट्स में से क्या कहा जाता है? किस नाम से नोटिफाई किया जाता है? डिक्टियोसोम से। प्लांट्स में किस नाम से जाना जाएगा? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम। और मैंने इसका कार्य क्या बताया आपको? इसका कार्य क्या होता है? जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, उनको पर्टिकुलर जगह भेजने का कार्य करेगा। उनको क्या करेगा? दिशा निर्देश देने का कार्य करेगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इस गोल्जीकॉय को, इसका जो उपनाम है इसको क्या कहा जाता है? पोलिश्ड मैन ऑफ क्या कहा जाता है? सेल। ठीक है। अब हम बात करेंगे कोशिका की जो दूसरा कोशिकांग है। आपको मैं बता दूं, इसमें यहां पे जो सेल होगा, इस सेल में यहां पे क्या बना होगा? एक वैक्यूल। सबसे बड़ी ये इस टाइप से एक रचना बनी हुई होगी। ये क्या होता है? वैक्यूल होता है। तो प्लांट सेल में क्या होता है? जो वैक्यूल है, जो क्या है? वैक्यूल है। वैक्यूल्स मतलब रिक्तिकाएं। अब देखिए वैक्यूल्स करेंगे क्या? मैंने आपको बताया था ये क्या होता है? एनिमल सेल में भी पाई जाती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है। लेकिन क्या होता है प्लांट सेल में क्या होता है? ये जो प्लांट सेल है इनका आकार क्या होता है? बहुत बड़ा साइज होता है। बहुत बड़ा साइज क्या होता है? वैक्यूल्स का होता है। जबकि जो एनिमल सेल होती है, जो जंतु कोशिका होती है, उसमें क्या होती है? बिल्कुल छोटे छोटे इसके जो स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, बिल्कुल छोटे, इसका जो आकार होता है बिल्कुल छोटा होता है, उस रूप में पाया जाता है। अब ये वैक्यूल काम क्या करता है? इस वैक्यूल की अगर हम बात करें, इस वैक्यूल की जो बाहर की लेयर रहती है, वैक्यूल की जो आउटर मोस्ट लेयर, ये वैक्यूल की जो बाहरी परत रहेगी, उस बाहरी परत को क्या कहा जाता है? बाहरी परत को क्या कहा जाएगा? उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। उसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। उसको क्या कहते हैं? उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? वैक्यूल की जो आउटरमोस्ट लेयर होगी, ये देखिए ये जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल की जो बाहर की परत है उसको क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट कहेंगे। इस वैक्यूल में होता क्या है? ये जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल के अंतर्गत इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो बेसिकली जो वैक्यूल होता है, देखिए इसका साइज क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारे क्या भरा रहता है? एक लिक्विड भरा रहता है। उस लिक्विड में बहुत सारे क्या रहते हैं? एंजाइम्स वगैरह रहेंगे। आपका जिसके अंतर्गत जो रहेगा अमीनो एसिड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, जब वैक्यूल का आकार जो होता है, वैक्यूल का शेप क्या हो जाता है, जब बढ़ जाता है तो क्या होता है? इस पूरी कोशिका का शेप भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वैक्यूल्स का शेप क्या होता है? जब बढ़ जाता है तो क्या होगा? उसका शेप भी, उसका आकार भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए इसके जो कार्य होंगे, वैक्यूल्स के जो कार्य होंगे क्या होते हैं? वैक्यूल्स के जो कार्य होते हैं तो ये क्या होते हैं? वैक्यूल्स के कार्य, इनमें संग्रहण का मतलब संग्रहण करने का कार्य,
संग्रहण करने का कार्य। देखिए उसके क्या कार्य होते हैं, संग्रहण करने का कार्य होते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह होंगे जिनको संग्रहित करने का कार्य करेगी। कुछ अगर इसमें जो बनेगा, प्लांट सेल में जब कुछ बनता है उसके अंतर्गत क्या हो जाता है, उसमें उस रिक्तिका में क्या हो जाता है, वो संचित हो जाता है। उसके बाद हम कोशिका के, ये देखिए ये जो मैंने आपको बताया था, इस सेल मेम्ब्रेन से लेके और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है यहां तक की ये जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम ये क्या होती है, ये देखिए इसके कार्य क्या होते हैं। ये नॉर्मली क्या होती है, पहले किससे जुड़ी हुई रहती है, सेल की जो सेकंड आउटर मोस्ट, प्लांट सेल के जो सेकंड आउटर मोस्ट लेयर से, मतलब जो कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं हम, उससे लेके और किससे जुड़ी हुई होती है, इस न्यूक्लियस की, इस न्यूक्लियस की जो ये मेम्ब्रेन रहती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। अब ये देखिए ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब अंतः प्रद्रव्य जालिका। ये क्या होती है, अंतः प्रद्रव्य जालिका जो होती है, इसकी खोज, अगर मैं इसकी खोज की बात करूं तो इसको सबसे पहले किसने देखा था, इसको जो खोजने का जो कार्य किया था, इसको सबसे पहले जिसने देखा था, इसकी खोज किसने की, वो की थी आर पोर्टर। इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, आर पोर्टर के द्वारा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ढूंढा गया था। मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती क्या है, ये किससे किसको जोड़ती है, कोशिका की झिल्ली को केंद्रक की झिल्ली से जोड़ती है। और क्या कार्य करेगी, इसके अंदर क्या होता है, ये जब इस तरीके से जुड़ी हुई रहती है तो यहां से जो भी सब्सटेंस आता है वो इसके माध्यम से होते हुए कहां जाएगा, यहां तक पहुंचेगा। उसके बाद ये जो देखिए इसके ये कितने टाइप की होती है, मोस्टली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है। उन 2 प्रकार में क्या आएगा, सबसे पहला आएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इसको आप सपाट कह सकते हैं, सपाट अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका, देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका। और जो दूसरा आता है यह आता है रफ ईआर, इसको कहेंगे कणिकामयी। क्या कहेंगे, कणिकामयी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब बताइए इसको क्यों सपाट कहा गया है, क्यों इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे और इसको क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। असल में होता क्या है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस भाग पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस भाग पे आपको क्या मिलेंगे, राइबोसोम मिलेंगे, तो वो क्या होगी, कणिकामयी अंतःप्रद्रव्य जालिका। उसको क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और जिस भाग में, जिस पार्ट में क्या नहीं मिलेगा आपको, वो राइबोसोम नहीं मिलते हैं, राइबोसोम नहीं मिलते हैं जिस पार्ट में, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कार्य क्या करता है, देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये कार्य क्या करेगी, इसके कार्य क्या होंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया ये क्या करती है, ये किससे जुड़ी हुई रहती है, ये जुड़ी हुई होती है कोशिका के, इसके जो कार्य होंगे क्या होती है, कोशिका झिल्ली को केंद्रक झिल्ली से
जोड़ने का कार्य करेगी, जोड़ने का कार्य। और क्या करेगी, और क्या कार्य करेगी? इसके बाद ये जब जिस पे राइबोसोम उपस्थित रहते हो तो राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में कार्य करते हैं। तो राइबोसोम के द्वारा ये राइबोसोम को क्या देती है? राइबोसोम्स को प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान देगी। उसके लिए क्या करेगी? उसको स्थान प्रोवाइड करेगी, स्पेस प्रोवाइड करेगी। उसके बाद बहुत सारी चीज इसमें क्या होती है? ये पदार्थों के जो सब्सटेंस होंगे, जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होंगे, उनके लिए क्या करेगी? पदार्थों के लिए पदार्थों के परिवहन के लिए, पदार्थों के परिवहन के लिए, पदार्थों के परिवहन का कार्य, आप इसको पदार्थों के परिवहन का कार्य कह सकते हैं। उनके लिए क्या होगा? ये वहां से, जब यहां से क्या करेगी? कोई सब्सटेंस आएगा तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से यहां तक पहुंचने का कार्य करेगा। उसके बाद ये क्या करती है? ये कोशिका को, ये सेल को क्या करेगी? सेल के लिए कंकाल, स्केलेटन, कंकाल का कार्य करती है। अर्थात इसको क्या देगी? यांत्रिक क्या देगी? यांत्रिक सपोर्ट, ये यांत्रिक सहायता, यांत्रिक सहायता प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? कोशिका झिल्ली को केंद्रक झिल्ली से जोड़ने का कार्य करेगी। उसके बाद इस पे लगे हुए जो राइबोसोम होते हैं, जो राइबोसोम होते हैं किसमें? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया पदार्थ जितने भी सब्सटेंस इसमें आएंगे उनको जाने के लिए एक विशेष रास्ता, उसको क्या करेगी? उसको परिवहन, उसके रास्तों का जो परिवहन का कार्य करेगी। इस रास्ते पे क्या होगा? परिवहन का कार्य इसी रास्ते से होगा, इसी रास्ते से। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए कहां आएंगे? यहां पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सेल के लिए क्या कार्य करती है? उसको एक, जैसे किसी भी बॉडी में क्या होता है? स्केलेटन होता है, जो कंकाल होता है, उसको सहायता देने की काम करता है। किस प्रकार की? यांत्रिक सहायता, मतलब उसको एक शेप, पर्टिकुलर शेप देने का कार्य करता है। तो इसी प्रकार जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, उस कोशिका के लिए किसका कार्य करती है? स्केलेटन का कार्य करती है। तो आपसे कभी कभी सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है कि कोशिका का जो स्केलेटन सिस्टम, कोशिका का जो स्केलेटन सिस्टम है, कौन सा ऑर्गन कोशिका का कंकाल कहा जाएगा? तो वो क्या कहा जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस कोशिका का स्केलेटन कहा जाता है। इसके बाद देखिए, इसमें मैं अगर आपको बता दूं, इसमें क्या होता है? बहुत सारे सब्सटेंस, इसमें माइक्रो बॉडीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है इसमें? माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज। जो माइक्रो बॉडीज पाई जाती हैं, तो ये बनती किस चीज से है? माइक्रो बॉडीज असल में होता है कि कोशिका में, हमने अभी बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे पहले हमने बात की गोल्जी कॉइल। तो इनसे क्या हो जाता है? जब ये कभी कभार क्या होते हैं, जब ये टूट जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूट जाता है या फिर गोल्जी कॉइल टूट जाते हैं, तो इनके जो महीन कण होते हैं वो कुछ प्रकार की, कुछ माइक्रो बॉडीज का क्या कर लेती है? उनका निर्माण करती हैं। अब वो जो माइक्रो बॉडीज बनती हैं, वो क्या होता है? जो माइक्रो बॉडीज होती हैं, वो जो माइक्रो बॉडीज होती है, वो कौन कौन सी होती है? देखिए, एक तो होता है परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम, और दूसरा होता है ग्लाइऑक्सीसोम, अब ये परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम करते क्या है बॉडी में? इस कोशिका में ये क्या कार्य करेंगी? देखिए, जो परऑक्सीसोम होता है, ये जो
क्या होता है, जो पहला माइक्रोबॉडीज जो मैंने आपको लिखा, पर ऑक्सीसोम। देखो बहुत सारी प्लांट्स में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या होता है, प्रकाशीय श्वसन। अर्थात ये सनलाइट में, वैसे तो पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं, लेकिन जब ये परऑक्सीसोम पाया जाता है तो उसमें क्या होते हैं, जो प्रकाशीय श्वसन होता है, प्रकाश की उपस्थिति में इनमें श्वसन करते हैं। तो उस प्रकाशीय श्वसन में ये क्या कार्य करता है, वैसे क्या होता है, जब सिंथेसिस होता है तो O2 ऑक्सीजन बाहर निकलती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये प्रकाशीय श्वसन, प्रकाशिक श्वसन, ये जो प्रकाशीय श्वसन, इसको विशेष करके इंपॉर्टेंट देखिएगा। ये जो प्रकाशीय श्वसन किसके से होता है, परऑक्सीसोम से होता है। इस प्रकाशीय श्वसन में क्या होता है, जितने भी प्लांट्स रहते हैं ये प्रकाश के उसमें क्या, जब रेस्पिरेशन करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, O2 की जगह, ऑक्सीजन की जगह क्या होती है, ऑक्सीजन ना होकर के CO2 क्या होती है, रिलीज होती है। CO2 क्या होती है, रिलीज होती है। कहां पे, इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी तो क्या होगा, यहां पे CO2 निकलती है। किसके कारण, इस परऑक्सीसोम में ऐसा एक फोटो रेस्पिरेशन की एक क्या होती है, एक्टिविटी होती है, जिसके कारण क्या होती है, उस फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, O2 की जगह O2 नहीं निकलता है, ऑक्सीजन नहीं निकलता, उससे क्या निकलता है प्लांट से, ये नॉर्मल श्वसन के जैसे, नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है उस टाइप से होता है, और इसमें O2 न निकल के क्या निकलती है, CO2 निकलती है बाहर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइऑक्सीसोम की। ग्लाइऑक्सीसोम, देखिए प्लांट्स में क्या होता है, बहुत ऐसे पार्टिकल पाए जाते हैं जिनमें क्या होता है, देखिए कुछ बीज आपने देखे होंगे, जैसे मूंगफली का बीज हो गया, तो उसमें क्या रहता होता है, उसमें ऑयल ग्लैंड, वो जो ऑयल से जो बाद में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो किसके कारण होता है, ग्लाइऑक्सीसोम के कारण होता है। इससे क्या हो गया, फैट जो लिपिड होता है, जो क्या होता है, लिपिड होता है, वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से माइक्रोबॉडीज, ये परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम है। तो इसी प्रकार से देखिए आज हमने सेल के बारे में पूरा जाना, सेल के ऑर्गन के बारे में पढ़ा। तो फिलहाल आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।